क्लास 8 की साइंस की क्लास में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 पौधों जंतुओं का संरक्षण भाग 1। जैसा कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पौधों और जंतुओं का संरक्षण करना। तो कुछ हम इसका जो बेसिक जो है वो क्लास 7 से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि बूझो और पहेली ने प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ वन भ्रमण किया था और वह अपने सहपाठियों के साथ अनुभव बांटने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। यानी उन्हें वन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने क्लासमेट्स के साथ बताने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि उन्होंने वन में क्या देखा। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे और उनमें से कुछ भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए थे, कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जंतु अभयारण्य और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व यानी बृहद निकोबार जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। आप जितने भी ये नाम सुन रहे हैं अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, ये सारे या बाघ संरक्षित क्षेत्रों के बारे में, ये सभी आपको डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहेली ने एक क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है। तो इनको बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वन्य जीव जो हैं उनको संरक्षित करना। अब वन्य जीव क्या क्या होते हैं? वन्य जीव केवल जंतु नहीं होते हैं, वन्य जीवों में सजीव भी आते हैं, उनमें जो पेड़ पौधे हैं वो भी आते हैं और वन में रहने वाले जो आदिवासी प्रजातियाँ आती है वो भी होती है। तो उन सभी को संरक्षित करना, पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए क्या चाहिए? राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और संरक्षित क्षेत्रों को बनाने की आवश्यकता हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि मानवीय गतिविधियों के कारण बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसके कारण कि वन्य जीव लुप्त होते चले जा रहे हैं। वनों की कटाई या अनेक ऐसे कारण हैं इनमें से जिनके कारण वन्य जीवों की संख्या में निरंतर कमी आती चली जा रही है और जो दुर्लभ प्रजातियां हैं बहुत कम दिखाई देती है, वो प्रजातियां अब नष्ट होने के कगार पर है। अगर इनको अभी भी हमने संरक्षित नहीं किया तो आने वाले समय में ये सिर्फ किस्से कहानियों में हमें सुनाई देगी। तो इनको संरक्षण करना ज़रूरी है। तो जो पहेली का क्वेश्चन है वो एकदम सही है कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य उनका यही है कि उनको जितने भी प्रकार के वन्य जीव हैं जो कि संख्या में जिनकी निरंतर कमी आती चली जा रही है, उनको अपने प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करना, सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें वो क्या कहलाएगा? उनका संरक्षण। ठीक है। अब संरक्षण की आवश्यकता क्यों हुई? तो उसके प्रमुख कारणों में से सबसे बड़ा कारण जो है वो एक वनोन्मूलन है। तो वनोन्मूलन होता क्या है? एक्चुअल में वनोन्मूलन का अर्थ ये हो जाता है वन प्लस उन्मूलन। उन्मूलन वर्ड का अर्थ होता है पूरी तरह से समाप्त कर देना, और वन उन्मूलन है इसका अर्थ ये हो गया कि वनों का पूरी तरह से विनाश कर देना। और विनाश इसका मतलब ये हुआ कि जंगलों को पूरी तरह से काट कर बर्बाद कर उससे जो भूमि मिलती है उस भूमि का किसी अन्य जगह पर उपयोग कर लेना, किसी अन्य कार्य में उपयोग करना, इसे हम कहेंगे वनोन्मूलन। एक बहुत बड़े क्षेत्र पर लगातार वनों की कटाई और उसके द्वारा जो प्राप्त भूमि है उसका अन्य कार्यों में उपयोग में लेना वनोन्मूलन कहलाता है। क्योंकि हम वन जो काट रहे हैं उसकी जगह दूसरे वन नहीं लगा रहे, दूसरे पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं, उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं? दूसरे उस भूमि को किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग में ले रहे हैं। तो वनोन्मूलन की ये डेफिनेशन हो जाती है। अब वनोन्मूलन का कारण क्यों किया जाता है? वनोन्मूलन क्या रीज़न है इसके? तो देखो, मानव जाति के अस्तित्व के लिए ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ज़रूरी भी है, लेकिन फिर भी वनोन्मूलन एक खतरा बन गया है। कारण क्या है इसके? कृषि के लिए जो भूमि प्राप्त करने के लिए हम वनोन्मूलन करते हैं, तो कृषि, इतनी बड़ी जो जनसंख्या हमारी आबादी है उसको भोजन प्राप्त कराने के लिए, भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्या है? कृषि की जाती है, फसल उगाए जाते हैं, और उसके लिए जो भूमि है वो कहाँ से आती है? वो हमेशा जनरली ऐसा ही होता है कि जंगल की जो भूमि होती है उसी को पेड़ पौधों को काट कर वहाँ पर खेती की जाती है। तो कृषि के लिए जो भूमि प्राप्त कराई जाती है वो हमेशा लगभग वनोन्मूलन के कारण ही प्राप्त होती है। घरों और कारखानों के निर्माण के लिए भी वनोन्मूलन, वनों की कटाई की जाती है। फर्नीचर बनाने, लकड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग में लेने के लिए भी लकड़ी की कटाई के लिए वनों को काटा जा रहा है। तो ये सब जो कारण है वो वनोन्मूलन के कारण है और ये मानवीय गतिविधियों द्वारा होते हैं। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक कारण भी है जिसकी वजह से वनोन्मूलन होता है, जैसे कि दावानल
यानी कि आग लग जाना। वन में विनाश होता है, बहुत बड़ी मात्रा में आग लग जाती है और अचानक किन्हीं कारणों से आग लग जाती है। जैसे जंगल में सूखी पत्तियाँ होती है, जब वो आपस में रगड़ती है तो वो एक भीषण आग का रूप ले लेती है और उसे रोक पाना बहुत बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है और ऐसी स्थिति में बहुत बड़े क्षेत्र में वन संपदा जो है वो नष्ट हो जाती है। इस तरह से भीषण सूखा जो पड़ता है उसके कारण भी वनोन्मूलन होता है। ये कुछ प्राकृतिक कारण हैं जिनके कारण वनोन्मूलन होता है। अब है वनोन्मूलन। बूझो ने ये क्वेश्चन पूछा है कि वनोन्मूलन से एक और जहाँ वर्षा में कमी आती है, दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव हो सकता है। हमने ये बार बार पढ़ा है, अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि वनोन्मूलन के कारण वर्षा में कमी आती है और बाढ़ आ सकती है। तो दोनों ही विपरीत चीज़ें हैं, वर्षा में कमी आना और बाढ़ आना दोनों ही विपरीत चीज़ें हैं। तो ये दोनों विपरीत चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती है। तो एक्चुअल में वनोन्मूलन के कारण क्या होता है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। उस प्राकृतिक संतुलन के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण क्या होता है, कहीं पर अधिक वर्षा होती है, कहीं पर कम वर्षा होती है। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर आ जाती है बाढ़, जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर सूखा पड़ता है। तो ये सब रीजन्स हैं। तो वनोन्मूलन के दुष्परिणाम हैं। तो आओ इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। वनोन्मूलन के दुष्परिणाम क्या है। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर जो ताप और प्रदूषण स्तर है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि इससे वायुमंडल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल बढ़ जाता है। हम जानते हैं पेड़ पौधों की कटाई, जब पेड़ पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करते हैं। हमारी जितनी भी गतिविधियाँ है, जितना भी प्रदूषण हो रहा है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है वो सब ग्रहण करने के लिए कौन है, पेड़ पौधे। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो उनको ग्रहण करेगा कौन। तो इस तरह से पेड़ पौधों की कटाई की वजह से दिन ब दिन क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ती चली जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर बढ़ने से क्या हो रहा है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और ऐसी स्थिति से जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं पर वर्षा अधिक हो रही है, कहीं पर वर्षा बहुत कम हो रही है। तो वर्षा में अनियमितता उत्पन्न हो रही है। भौम जल स्तर में कमी होती है। भौम जल स्तर में कमी का मतलब क्या हो गया, पेड़ पौधे कैसे डिपेंड करते हैं भौम जल स्तर में। तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है वो क्या करती है, मृदा को बांध कर रखती है। इसी के साथ वो क्या होती है, पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के रखती है। तो मिट्टी के जो कण होते हैं वो जल को ज़्यादा सोखते हैं। जो भी वर्षा जल है वो रिस कर भूमि के नीचे जाकर इकट्ठा होता है। इस तरह से भौम जल इकट्ठा होता रहता है। लेकिन जब पेड़ पौधे नहीं हैं तो मृदा कैसी हो गई है, अनुपजाऊ हो गई है, भुरभुरी हो गई है, उड़ जाती है। और इसमें जल को बांधने की क्षमता, जल को धारण करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण जल रिस कर भूमि के नीचे पहुंचता ही नहीं है, जल बहता चला जाता है और भौम जल स्तर में कमी हो जाती है। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण गैसों की अधिकता के कारण, प्रदूषक गैसों की अधिकता के कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वनोन्मूलन से होने वाली लगातार कटाई, वर्षा और भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है। ये आपको पहले ही बता दिया मैंने। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता चला जाता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और कम वृक्ष यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा का बढ़ जाना और परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या। मृदा के गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है वनोन्मूलन के कारण। कैसे, मैंने आपको कहा कि मृदा को ये क्या करती है, बांधे रखती है पेड़ पौधों की जड़ें। लेकिन पेड़ पौधे ही नहीं हैं तो मृदा का अपरदन हो जाएगा, मृदा का कटाव बढ़ेगा और कटाव बढ़ेगा तो क्या होगा, मृदा की जो ऊपरी परत है वो हटती चली जाएगी, नीचे से कठोर चट्टानें दिखाई देने लगेगी और मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी। ह्यूमस क्या होता है आपको पता है, सड़े गले पदार्थ जो होते हैं वो मृदा की ऊपरी परत में गिरते रहते हैं और मृदा को उपजाऊ बनाते रहते हैं, परंतु ये हो गई ही नहीं। तो इससे मृदा की उर्वरता में कमी होती चली जाएगी। धीरे धीरे उर्वर भूमि जो है वो मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी, बंजर होती चली जाएगी और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो वनोन्मूलन के कारण क्या बढ़ता चला जा रहा है, मरुस्थल बढ़ते चले जा रहे हैं। इस क्रिया को हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता कम हो जाएगी,
भूमि की ऊपरी सतह से जल नीचे की ओर अंतःस्रवण दर भी नहीं होगा। अंतःस्रवण दर किसको कहते हैं? भूमि के नीचे जो जल रिसता चला जाता है उसे अंतःस्रवण कहते हैं। तो भूमि के नीचे जल रिसेगा ही नहीं तो कैसे होगा? भौमजल इकट्ठा ही नहीं होगा, और जब भौमजल इकट्ठा नहीं होगा तो ऊपर ही ऊपर जल बहता रहेगा तो बाढ़ आने की संभावना रहेगी, क्योंकि ऊपर ऊपर इकट्ठा होता चला जाएगा पानी, और पानी नीचे रिसेगा नहीं, पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए बाढ़ हो जाए, बाढ़ की जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना पड़ेगा। तो ये सभी क्या है? वन उन्मूलन के दुष्परिणाम हैं। वन और वन्य जीव प्राणियों का संरक्षण। वनोन्मूलन के प्रभाव जाने के पश्चात पहेली और बूझो चिंतित थे। वो प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने पूछा कि वन तथा वन्य जीवों को कैसे बचाया जा सकता है। तो प्रोफेसर अहमद ने पहेली और बूझो और उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। तो वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सबसे बड़ा जो सरकार की तरफ से, या हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार का एक बड़ा कदम जो है वो यही है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया जाना। ये क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके लिए उन्होंने पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को चुना। उन्होंने वहाँ का भ्रमण किया और वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के जो पौधे और जंतु जो थे वो ऊपरी हिमालय की श्रृंखला और निचले पश्चिमी घाट के समान है, यानी मिक्सअप है। इसमें जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैव विविधता का अर्थ ये होता है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतु, यानी कि यहाँ पर जो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वहाँ पर नॉर्थ की तरफ के जो जीव जंतु है वो भी पाए जाते हैं, साउथ की तरफ के जो जीव जंतु है वो भी पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारी अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की विविधता यहाँ देखने को मिलती है। तो प्रोफेसर अहमद का ये विश्वास था कि किसी क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है, और उन्हें वन कर्मचारी और श्री माधव जी से जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के बच्चों का मार्गनिर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का ही एक भाग है। हमारी जो राष्ट्रीय परंपरा है, भारत की जो राष्ट्रीय परंपरा है वो ये कहती है कि जीव जंतुओं का संरक्षण करना चाहिए। हमारे जो वैदिक काल के जो रीति रिवाज है या जो भी हम परंपराएं लेते हैं उपयोग में, वो सभी परंपराएं हमें जीव जंतु से प्रेम करना सिखाती है और वन्य जीवों को संरक्षित करने का मार्ग दिखाती है। जैव मंडल क्या होते हैं? तो जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं, यानी जीवन यापन करने योग्य जो पृथ्वी का एक भाग है उसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। जैव विविधता का अर्थ क्या हो गया? तो जैव विविधता का अर्थ हो गया पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियाँ, अलग अलग प्रजातियाँ, उनके पारस्परिक संबंध और पर्यावरण से उनका क्या संबंध है, उसे हम क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। तो माधव जी ने बच्चों को ये समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयास, समाज के प्रयास और सरकारी एजेंसियां, ये सभी मिलकर जब हम काम करेंगे तो वन और वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु हम काम कर सकते हैं। सरकार उनकी सुरक्षा संरक्षण हेतु नियम बनाती है, विधियाँ और नीतियाँ बनाती है, और उनका पालन करने का कार्य जो है वो जनता को करना चाहिए। तो वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र है। वनस्पति जात, वनस्पति जात किसको कहता जाती है? जितने भी प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियाँ, उन सारी प्रजातियों को हम वनस्पति जात के अंतर्गत मानेंगे। प्राणी जात सेम टू सेम, वन्य जीव जो जितने भी जंतु हैं, जितने भी प्रकार के किस्मों के जंतु हैं, उन सभी को हम प्राणी जात कहेंगे। और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार यानी जिसको हम पोचिंग कहते हैं, इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य जो भी हम पढ़ेंगे वो एक ऐसे बड़े क्षेत्र होंगे जहाँ पर कि पूरी तरह से वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए, उनके प्राकृतिक आवासों में रहने के लिए बिना बाधा पहुँचाए वहाँ पर उनको संरक्षित करने के लिए सभी प्रकार की जो उनके अहित की जो जितनी भी प्रकार की गतिविधियाँ हैं उन सारी गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। कानूनन हम उसको कह सकते हैं दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। जैसे कि वन उन्मूलन हो गया, वनों की कटाई नहीं कर सकते। चारागाह यानी चारा जो पशुओं की चराई जो होती है वो नहीं किया जा सकता। शिकार नहीं किया जा सकता। खाल प्राप्त करने के लिए वहाँ पर
शिकार करना बिल्कुल ही प्रतिबंधित है, निषिद्ध है। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में ये होते क्या है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या फ़र्क है, तो इनमें क्या अंतर है। किसी क्षेत्र के जो वन्य जीव हैं, पौधे, जंतु संसाधन और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारस्परिक संबंध के द्वारा जीवन यापन हेतु बनाया गया एक विशाल संरक्षित क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। यानी हम ये कहते हैं कि पूरा एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत बड़े पहाड़ी क्षेत्र को, वन्य जीव क्षेत्र को इस तरह से संरक्षित कर दिया जाता है, इस तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि वहाँ पर सारी मानवीय गतिविधियों को रोक लगा दी जाती है, ताकि वहाँ के जो वन्य जीव है, पेड़ पौधे हैं और जहाँ की जो आदिवासी प्रजातियाँ हैं उनको अपने प्राकृतिक आवास में कोई भी प्रकार की बिना बाधा पहुँचाए वो वहाँ रह सके और अपने जीवन यापन कर सके, अपने परंपराओं का निर्वाह कर सके। तो ऐसे क्षेत्रों को हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ये बहुत बड़े क्षेत्र को मिलाकर बनाया जाता है। इसके अंदर कई राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित हो सकते हैं, कई वन्य जीव अभयारण्य सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि ये जो क्षेत्र है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये आकार में भी बहुत बड़ा होगा और बड़े स्तर का माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाता है अभयारण्य। तो अभयारण्य जो है वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से छोटे होंगे और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जंतु और उनकी आवास किसी भी प्रकार की विक्षोभ के बिना प्राकृतिक रूप से सुरक्षित संरक्षित रखे जाते हैं, वो क्षेत्र अभयारण्य कहलाते हैं। यानी कि वहाँ केवल जंतुओं को संरक्षित किया जाता है और ऐसे क्षेत्र जो होते हैं उसमें गवर्नमेंट के साथ साथ NGO की अथॉरिटी भी होती है। तो ऐसे क्षेत्रों को जो है वो जंतुओं के संरक्षण के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है, उनके शिकार प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। हालांकि पेड़ पौधों की कटाई जो होती है वो कुछ मात्रा में वहाँ पर लिमिटेड परमिशन के साथ की जा सकती है, लेकिन पूरे जंतुओं का जो शिकार होता है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अब राजस्थान के कुछ अभयारण्य कौन कौन से हैं, जैसे सरिस्का अभयारण्य है अलवर में। ये नाम आपको याद रखने चाहिए, अपने राजस्थान में जो भी अभयारण्य है वो सारे आपको याद रखने होने चाहिए। घना पक्षी विहार अभयारण्य है भरतपुर में, दर्रा जीव अभयारण्य है कोटा में, माचिया सफारी पार्क अभयारण्य है एक तरह से और वो है जोधपुर में। राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उसकी जो कैटेगरी है वो अभयारण्य से थोड़ी बड़ी मानी जाएगी, उसका लेवल भी थोड़ा हाई होगा अभयारण्य से, लेकिन वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से थोड़े छोटे आकार में होंगे। और इनका जो वन्य जीव जंतुओं के लिए बनाया गया ये आरक्षित क्षेत्र है, इसके अंदर जो संरक्षण का जो दायरा होता है वो केवल जीव जंतु नहीं, यहाँ पर पादप प्रजातियों को भी क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। यानी अगर हम अभयारण्य में बोल रहे हैं कि लिमिटेड परमिशन के साथ कटाई की जा सकती है वनों की, तो यहाँ पर पूरी तरह से वनों की कटाई पर और जंतुओं के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा होता है। तो वन्य जीव जंतुओं के लिए बनाया गया ऐसा आरक्षित क्षेत्र जहाँ जंतु और जो पादप होते हैं वो निर्बाध रूप से आवास और जीवन के लिए उपयोगी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, वह आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में स्थित है। एक्चुअल में जो भरतपुर में पहले घना पक्षी विहार के नाम से अभयारण्य हुआ करता था उसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान, उसका जो कैटेगरी है वो बड़ा कर दी गई है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान उसको बना दिया गया है भरतपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर में है, सवाई माधोपुर में, बहुत बड़े क्षेत्र को लेकर। राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर जैसलमेर के बीच में है, जहाँ पर ऊँटों मेनली यहाँ पर ऊँट और घोड़ावन के लिए ये जाना जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बुक में दे रखा है आपको, और इसकी विशेषता ये दे रखी है कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है यहाँ पर जो जैव विविधता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं और पादप की जो प्रजातियाँ पाई जाती है वो सिमिलरली होती है हिमालय के उत्तरी जो तराई वाले क्षेत्र वाले जो जंतु है वहाँ उनके साथ, और जो साउथ दक्षिण में जो पश्चिमी घाट है उनके आसपास वाले जो जीव जंतु है वो भी इसमें पाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा आरक्षित क्षेत्र है जिसमें कई राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और 2 अभयारण्य, बोरी अभयारण्य और पंचमढ़ी अभयारण्य सम्मिलित हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ये, और पंचमढ़ी अभयारण्य और बोरी अभयारण्य
पूरा इतना बड़ा जो क्षेत्र है, कई किलोमीटर को लेकर घेरा हुआ ये क्षेत्र पूरा पहाड़ी इलाके को कवर किया गया है। ये पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है, यहाँ पर उड़न गिलहरियाँ जो होती है वो दिखाई देती है, जो बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है भारत की। इसी के साथ जो चंदन के पेड़ हैं उनको, साल के पेड़ हैं उनको, जंगली आम, ये जो पादप प्रजातियाँ है वो भी यहाँ पर संरक्षित की जाती हैं। तो पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके बारे में आपने ये पढ़ा है, और इसमें आने वाले दोनों अभयारण्य और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपने जाना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट क्लियर करेंगे।